Bismillahirrahmanirrahim। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज मेल जेनिटल सिस्टम। मेल जेनिटल सिस्टम में सबसे पहले हम पीनस के बारे में पढ़ेंगे। पीनस की कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन आती है दैट इज हाइपोस्पाडियास। हाइपोस्पाडियास का मतलब होता है कि आपकी जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो सरफेस ऑफ पीनस के इन्फीरियर सरफेस पे होती है और इसमें आपके यूरेथ्रल फोल्ड्स आपस में क्लोज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपोस्पाडियास डेवलप हो जाता है। एपिस्पाडियास के अंदर आपकी जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो सुपीरियर सर्फेस ऑफ द पीनस पे होती है और इसमें आपके जेनिटल ट्यूबरकल की एबनॉर्मल पोजीशनिंग की वजह से होती है और ये ब्लैडर एक्सोस्ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड होती है। एपिस्पाडियास ब्लैडर एक्सोस्ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड होगी और इसमें आपके जेनिटल ट्यूबरकल की एबनॉर्मल पोजीशनिंग होती है। उसके बाद आता है कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम में बिनाइन वॉट्स बन जाते हैं आपकी जेनिटल स्किन के ऊपर और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 की वजह से होते हैं। और जब हमने पढ़ा था कि जब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से कोइलोसिटिक चेंज आता है। उसके बाद आता है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम। लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम आपका नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है आपके इंग्वाइनल लिम्फैटिक्स की और लिम्फ नोड्स की। इंग्वाइनल एरिया की जो लिम्फैटिक्स होती हैं और जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनकी नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन को हम लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम हम कहते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो क्लाइमेडिया टेक्मेटस की जो सीरोटाइप्स L1 से लेके L3 तक होती हैं उनसे होता है और ये बाद में फाइब्रोसिस करा के हीलिंग होती है इसकी और आपकी जो पेरी एनल इन्वॉल्वमेंट जो हो जाती है जिसकी वजह से आपको रैक्टल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम है ये नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है आपके इंग्वाइनल लिम्फैटिक्स की और लिम्फ नोड्स की। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में से जो क्लाइमेडिया ट्रेकोमेटस की जो सीरोटाइप L1 to L3 होती है उसकी वजह से होती है। फाइब्रोसिस करा के ये हील करता है और आपकी पेरी एनल स्किन को इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से आपको रैक्टल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पीनाइल स्किन। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है उसके अंदर आपके मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है स्क्वामस सेल्स के जो आपके पीनस की स्किन के अंदर होते हैं। इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसकी वजह से होते हैं, जिसमें 16, 18, 31, 33 टाइप्स आती हैं और जिन पेशेंट्स का सर्कमसीजन नहीं हुआ होता है जिन मेल्स का उनके अंदर डेवलप हो जाता है क्योंकि जो फोर्स स्किन होती है वो एक नाइटिस के तौर पर एक्ट करती है इन्फ्लामेशन के लिए, इरिटेशन के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हो। प्रिकर्सर इंसिटू लियंस के अंदर आपको बावन डिजीज़ आती है, एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूरात आता है और बोवेनॉइड पेपिलोसिस होती है। अब जो बावन डिजीज़ होती है ये इंसिटो कार्सिनोमा होता है आपकी पीनस की शाफ्ट का और स्क्रॉटम का जो कि ल्यूकोप्लेकिया की तरह से प्रेजेंट करता है। इंसिटो कार्सिनोमा ऑफ पिनाइल शाफ्ट और आपके स्क्रॉटम का होता है जो ल्यूकोप्लेकिया की तरह प्रेजेंट करता है, जो बावन डिजीज़ होती है। जो एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूराट होता है वो इंसिटो कार्सिनोमा होता है आपके ग्लैंड्स का और ये प्रेजेंट करता है एज एरिथ्रोप्लेकिया। जो बोवेनॉइड पेपिलोसिस होती है ये इंसिटो कार्सिनोमा होता है जिसमें आपको मल्टीपल रेडिश पेप्यूल्स बन जाते हैं। ये यंगर पेशेंट्स के अंदर होता है, 40 साल की उम्र के अंदर होता है एज रिलेटिव टू द बावन डिजीज और एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूराट। ठीक है, ये यंगर पेशेंट्स के अंदर होता है, 40 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर होता है। जो बावन डिजीज और जो एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूराट है वो लेटर पेशेंट्स के अंदर होता है, लेकिन जो आपका बोवेनॉइड पेपिलोसिस है वो यंग पेशेंट्स के अंदर होती है, 40 ईयर्स ऑफ एज में होती है कि उनके ग्लैंड्स के ऊपर उनके पीनस पे जो है वो मल्टीपल रेडिश पेप्यूल्स बन जाते हैं और ये इन्वेसिव कार्सिनोमा को लीड नहीं करता है। बाद टेस्टिकल्स आते हैं। टेस्टीज में हमारे पास सबसे पहले आता है क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी जो टेस्टीज होती हैं उनका फेलियर ऑफ डिसेंड हो जाता है कि वो डिसेंड नहीं करती हैं आपके स्क्रॉटल सैक के अंदर। नॉर्मली जो टेस्टीज होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर डेवलप होती हैं, उसके बाद वो डिसेंड कर जाती हैं आपके स्क्रॉटल सैक के अंदर जो फीटस ग्रो करता है। ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल मेल रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटी है और ये 1% मेल इन्फेंट्स के अंदर होती है। 1% मेल इन्फेंट्स के अंदर होती है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल मेल एबनॉर्मलिटी है। इसमें आपकी जो टेस्टीज होती हैं एब्डोमेन के अंदर डेवलप होती हैं लेकिन आपका डिसेंड नहीं होता है उनका स्क्रॉटल सैक के अंदर ड्यूरिंग फीटल पीरियड में, जब जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है। जो क्रिप्टोरकाइडिज्म के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व कर जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हमें पेशेंट्स को ऑर्कायोपैक्सी करनी पड़ती है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर टेस्टीज की एट्रोफी हो सकती है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है और सेमिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आपकी जर्म सेल कॉर्ड ट्यूमर होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका क्रिप्टोरकाइडिज्म होगा, और टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है और इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। उसके बाद आता है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस में फ्रेंच साइन हमें मिलता है जो कि पॉजिटिव होता है जब हम इसमें जो है ना क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। ऑर्काइटिस का मतलब होता है आपकी टेस्टिस की इन्फ्लामेशन है। इसकी कॉजेज में आता है कि क्लाइमेडिया ट्रेकोमेटस की वजह से हो सकता है जिसमें सीरोटाइप D से K तक आती है। नेजेरिया गोनोरिया की वजह से हो सकता है जो कि हमें यंग अडल्ट्स के अंदर नजर आता है। इसमें इनफर्टिलिटी के या स्टेरिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिबिडो इससे इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि लेडिक सेल्स आपके स्पेयर्ड होते हैं।
एस्क्रीशिया कोलाई या सुडोमोनास की वजह से भी हो सकता है, जो हमें ओल्डर एडल्ट्स में नजर आता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के पैथोजेंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, जिसमें आपका एस्क्रीशिया कोलाई आता है और सुडोमोनास आता है। मम्स वायरस जो कि टीनेज मेल्स को अफेक्ट करता है, ये इनफर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है। और टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन जो होती है वो हमें नजर नहीं आती है बच्चों के अंदर, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर। ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस होता है जिसमें आपका ग्रैनुलोमा बन जाता है, जो कि आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब ऑर्काइटिस के अंदर आपके मेरिस्टेरिक रिफ्लेक्स आपका पॉजिटिव होता है, फ्रेंड साइन में मिलता है, टेस्टिस आपकी अपवर्ड मूव कर जाती है और पेन रिलीव हो जाता है। ठीक है, और जब टेस्टिस को अपवर्ड मूव करते हैं तो आपका पेन रिलीव हो जाता है, हम कहते हैं फ्रेंड साइन आपका पॉजिटिव होता है ऑर्काइटिस के अंदर। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है, जो या नेज़रिया गोनोरिया की वजह से होता है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की सीरोटाइप डी से लेकर के तक में यंग एडल्ट्स के नजर आता है। फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के स्टेरिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिबिडो इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनके लेडीज सेक्स नॉर्मली रहते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होगी जिसमें आपके एस्क्रीशिया कोलाई और सुडोमोनास आते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक की इन्फेक्शन कर देते हैं। या मम्स वायरस जो होता है वो आपका टीनेज मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कराता है, और जो हमें प्रेस्टिस की इन्फ्लामेशन होती है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर अक्सर नहीं पता चलती है। और जो ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस होते हैं इसमें ग्रैनुलोमास बन जाते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद आती है टेस्टिकुलर टॉर्शन। टेस्टिकुलर टॉर्शन के अंदर आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग हो जाती है और जो थिन वॉल्ड वेन्स हो जाती हैं वो आपकी ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कंजेशन और हेमरेजिक इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है टेस्टिस का। ठीक है, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड ने ट्विस्ट किया, जो आपकी थिन वॉल्ड वेन्स थी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई ट्विस्टिंग की वजह से, और आपको कंजेशन और हेमरेजिक इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है। ज़्यादातर इसमें आपका कंजेनिटल फेलियर होता है टेस्टिस का, कि वो अटैच कंजेनिटल फेलियर होता है टेस्टिस का कि वो इनर लाइन ऑफ स्क्रॉटम के साथ अटैच नहीं होती हैं, जिसे हम कहते हैं विया प्रोसेसिव वजाइनालिस। प्रोसेसिव वजाइनालिस के कंजेनिटल फेलियर होता है जिस वजह से अटैच नहीं करती हैं आपकी टेस्टिस इनर लाइनिंग ऑफ स्क्रॉटम के साथ, जिसमें आपका प्रोसेसिव वजाइनालिस इन्वॉल्व होता है जो कि आपके टेस्टिस को आपकी इनर वॉल ऑफ स्क्रॉटम के साथ अटैच करता है। तो जब अटैच नहीं होंगी प्रोसेसिव वजाइनालिस की वजह से तो फिर उनको टेस्टिकुलर टॉर्शन डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये हमारे पास यंग बच्चों के अंदर होती है जिसमें सडन अचानक से उनको टेस्टिकुलर पेन होता है और उनका क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है और सडन उनको टेस्टिकुलर पेन होता है। उसके बाद आती है वेरिकोसील। अब वेरिकोसील में क्या होता है, जो आपके स्पर्मेटिक वेन होती है उसकी डायलेशन हो जाती है ड्यू टू इम्पेयर्ड ड्रेनेज। ठीक है, वेरिकोसील के अंदर क्या है कि आपको जो स्पर्म्स की जो स्पर्मेटिक वेन होती है, ठीक है, उसकी डायलेशन हो जाती है क्योंकि आपके ड्रेनेज इम्पेयर्ड हो जाती है कि वहाँ से नहीं निकल पा रहा, तो जो आपकी पीछे से जो वेन है ना वो डायलेट कर जाएगी। ठीक है, इम्पेयर्ड ड्रेनेज की वजह से इसमें स्क्रॉटम की स्वेलिंग हो जाती है और हमें स्क्रॉटम इस तरह से नजर आता है जैसे कि बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस आती है। ठीक है, वर्म्स बैग ऑफ वर्म्स की तरह की अपीयरेंस आती है। जाहिर सी बात है जब आपका ड्रेनेज बंद हो जाएगा आगे से तो आपकी टेस्टिस स्वेल कर जाएगी, वो सॉरी वेन्स जो है स्पर्मेटिक वेन स्वेल कर जाएगी। जब स्वेल कर जाएगी तो इस तरह से वर्म्स की तरह की नजर आएगी। जो ग्रॉस अपीयरेंस में हम देखते हैं तो हमें बैग ऑफ वर्म्स की तरह की अपीयरेंस आती है आपके स्क्रॉटम की। यूजुअली ये लेफ्ट साइड के ऊपर होती है वेरिकोसील, क्योंकि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है वो लेफ्ट रीनल वेन के अंदर जाती है और जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है वो डायरेक्टली इंफेरियर वेना कैवा के अंदर जाती है। तो इसीलिए जो वेरिकोसील होती है वो आपके लेफ्ट साइडेड रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होती है, और जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है वो अक्सर आपकी रीनल वेन के थ्रू आपकी टेस्टिस के अंदर भी इन्वेड कर जाता है। ठीक हो गया। और सीन इन लार्ज परसेंटेज ऑफ इनफर्टाइल मेल्स। ठीक है, जो बहुत सारे इनफर्टाइल मेल्स होते हैं उसका हमें वेरिकोसील मिलती है। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट इसका नेगेटिव होता है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेट नहीं करती है और इस हमें पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो हमें डायलेटेड नजर आता है। उसके बाद आती है हाइड्रोसील। अब जो हाइड्रोसील होती है ना इसमें आपकी फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर। ठीक है, ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर आपके फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है। ट्यूनिका वजाइनालिस होती है एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो आपकी टेस्टिस को कवर करती है और आपकी इनर सर्फेस ऑफ द स्क्रॉटम को भी कवर करती है। ठीक है, एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो आपकी टेस्टिस को भी और इनर सर्फेस ऑफ द स्क्रॉटम को भी कवर कर रही होती है। उसके अंदर जब आपका फ्लूइड आ जाता है उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं, ये इल्यूमिनेट भी करती है। वेरिकोसील ट्रांसइल्यूमिनेट नहीं करती हैं, जो आपकी हाइड्रोसील होती है वो ट्रांसइल्यूमिनेट करती है। ये इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्रोसेसिव वजाइनालिस की वजह से ये एसोसिएटेड होती है, जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है आपकी पेरिटोनियल कैविटी का। ठीक है, जैसे बच्चों के अंदर इन्फेंट्स में या फिर आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की ब्लॉकेज की वजह से एडल्ट्स में हाइड्रोसील डेवलप हो जाती है। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर आपके जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज की ब्लॉकेज की वजह से, या फिर जो आपका बच्चों के अंदर इन्फेंट्स में जो आपका प्रोसेसिस वजाइनालिस होता है उसकी इनकम्प्लीट क्लोजर की वजह से आपकी पेरिटोनियल कैविटी के साथ इसकी कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसील डेवलप हो जाती है। इसमें हमें जब वो स्क्रॉटल स्वेलिंग नजर आती है जो कि ट्रांसइल्यूमिनेट भी करती है। उसके बाद आते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में आप आ जाएंगे जो आपके जर्म सेल से राइज करते हैं या फिर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर से राइज, स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर्स आपके 5 हैं और जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स है वो आपके 2 हैं। ठीक है, अभी या तो अब टेस्टिस के अंदर 2 तरह के सेल्स हैं, या तो जर्म सेल्स हैं या फिर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा है। ठीक है,
अच्छा, अब जो ओवरीज थी उसमें 3 तरह के हमने पढ़े थे। एक हमने एपिथेलियल पढ़े थे, एक हमने जर्म सेल पढ़े थे, और एक हमने पढ़े थे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, जो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाए हैं। अब ये प्रेजेंट करते हैं, आपको पेनलेस टेस्टिकुलर मैस नजर आएगा जो कि इल्यूमिनेट भी नहीं करता है, ट्रांसमिनेट नहीं करता है, और फिर्म होता है। ठीक है, फिर्म होगा, मोबाइल नहीं होगा। जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं फिर्म होते हैं, ट्रांसइल्यूमिनेट भी नहीं करते हैं, और आपको एक पेनलेस टेस्टिकुलर मैस नजर आता है। यूजुअली इसको हम बायोप्सी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो स्क्रॉटम में इसकी सीडिंग हो सकती है। इसको हम रेडिकल ऑर्काइटेक्टमी करके रिमूव करते हैं। ज़्यादातर जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं वो मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स ही होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं और जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले आते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। अब जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप के टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, जो 95% केसेस के अंदर होते हैं। यूजुअली ये 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों के अंदर होते हैं। क्रिप्टोऑर्काइटिज्म की वजह से या फिर लाइन फिंट्रल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक सेमिनोमेटस होते हैं, एक नॉन सेमिनोमेटस होंगे। जो सेमिनोमास होते हैं वो 55% केसेस के अंदर होते हैं, और वो रेडियोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, देर से मेटास्टेसाइज करते हैं, और इनकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है। जो नॉन सेमिनोमेटस होते हैं इनका वेरिएबल रिस्पॉन्स आता है ट्रीटमेंट का। 45% केसेस के अंदर नॉन सेमिनोमेटस होते हैं, और ये मेटास्टेसाइज भी जल्दी कर जाते हैं। अब जो सेमिनोमास होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होता है, जिसमें आपको लार्ज सेल्स मिलते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म मिलता है, सेंट्रल न्यूक्लिया मिलता है, रिजेंबल करता है स्पर्मेटोगोनिया को। और ये आपका जिस तरह हमने फीमेल्स के अंदर डिसजर्मिनोमास पढ़े थे कि वो साइड को रिजेंबल कर रहे थे, तो इस तरह से जो आपके सेमिनोमास होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया को रिजेंबल करते हैं, जिन लार्ज सेल्स होगा, सेंट्रल न्यूक्लिया होगा, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा, और ये होमोजेनस मैस बनाते हैं। इसमें कोई हेमरेज या नेक्रोसिस नहीं होती है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं जो सेमिनोमास होते हैं, और ये रिजेंबल कर देते हैं ओवेरियन डिसजर्मिनोमास को। रेयर केसेस में ये बीटा एचसीजी को भी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है सेमिनोमास की, और रेडियोथेरेपी को भी रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद आते हैं एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि इमेच्योर प्रिमिटिव सेल से अराइज करता है, जो कि ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको हेमरेजिक मैस मिलता है और साथ नेक्रोसिस भी होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो आपके ये थे सेमिनोमास थे ना, उसमें हेमरेज हो रहा था और ना ही उसमें नेक्रोसिस हो रही थी। लेकिन जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है, एक तो ये आपके इमेच्योर प्रिमिटिव सेल से राइज करता है जो बाद में ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर हेमरेजिक मैस आपको मिलता है और साथ नेक्रोसिस भी होती है। इनका अर्ली ब्लड के थ्रू ये हेमाटोजेनस स्प्रेड हो जाता है और एग्रेसिव होते हैं। ये कीमोथेरेपी की वजह से ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं एक किसी और टाइप के जर्म सेल ट्यूमर के अंदर, जैसे कि टेराटोमा में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब आप इनकी कीमोथेरेपी करते हो। और इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल और बीटा एचसीजी के लेवल जो है वो दोनों ही ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं योग सैक को हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो कि योग सैक के एलिमेंट्स को ही रिजेंबल कर रहा होता है। ये बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर। इसमें शेलर ड्यूअल बॉडीज मिलती हैं, जो कि जिसमें ग्लोमेरुलस की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है हिस्टोलॉजी के ऊपर। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल एलिवेट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कोरियोकार्सिनोमा। जो कोरियोकार्सिनोमा है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है आपके सिंसीरियर टोफोब्लास्ट का और साइटोटोफोब्लास्ट का। इसमें आपको प्लेसेंटा की तरह का टिश्यू मिलता है, लेकिन विलाई इसके एब्सेंट होते हैं। ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है, बीटा एचसीजीज के अंदर आपका ज़्यादा हो जाता है, और ये हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर गायनेकोमैक्सिया भी करा सकता है, क्योंकि जो बीटा एचसीजी का जो अल्फा सब यूनिट होता है ना एचसीजी का, वो सिमिलर होता है एफएस के, एफएसएच के, एलएच के और टीएसएच के। इसीलिए ही जिनको कोरियोकार्सिनोमा होता है उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और गायनेकोमैक्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अल्फा सब यूनिट होता है एचसीजी का वो रिजेंबल कर रहा होता है थायराइड को, टीएसएच को, एलएच को और एफएसएच को। एलएच एफएसएच ज़्यादा हो जाने की वजह से गायनेकोमैक्सिया हो जाएगा, और टीएसएच ज़्यादा होने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। जो टेराटोमा होता है ये ट्यूमर होता है जिसमें आपके मेच्योर फीटल टिश्यू होगा, जो कि 2 या 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से डिराइव्ड होता है। ये मैलिग्नेंट होता है मेल्स के अंदर, ठीक है, और एज अपोज टू द फीमेल्स, और मैलिग्नेंट होता है मेल्स के अंदर जो टेराटोमा होता है। फीमेल्स के हमने पढ़ा था कि टेरोसिस्टिक टेराटोमा जो थे वो बिनाइन भी हो सकते थे और मैलिग्नेंट भी हो सकते थे, लेकिन जो आपके टेराटोमास होते हैं वो मैलिग्नेंट ही होते हैं मेल्स के अंदर। इसमें भी अल्फा फीटोप्रोटीन्स और बीटा एचसीजी के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। ये जर्म सेल ट्यूमर जो कि मिक्स्ड होते हैं और इनका जो प्रोग्नोसिस जो होती है इसका इनके वर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आते हैं सेकंड ट्यूमर, दैट इज सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं ये ट्यूमर्स रिजेंबल करते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ द टेस्टिकल को। यूजुअली ये बिनाइन होते हैं। इसमें आपका लेडिक सेल ट्यूमर आता है और सर्टोरी सेल ट्यूमर आता है। जो लेडिक सेल ट्यूमर्स होते हैं वो एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये आपकी प्रीकोकेशियस प्यूबर्टी कराते हैं बच्चों के अंदर, और एडल्ट्स में गायनेकोमैक्सिया करा देते हैं। इसमें आपको रिंग के क्रिस्टल्स नजर आते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर, ठीक है। लेडिक सेल ट्यूमर्स के अंदर जो आपके सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं हमें इसमें रिंग के क्रिस्टल्स नजर आते हैं। ये प्रीकोकेशियस प्यूबर्टी कराते हैं बच्चों के अंदर,
और एडल्ट के अंदर गायनेकोमेस्टिया कराते हैं। इसमें एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद सर्टोली सेल ट्यूमर्स आते हैं जो आपकी ट्रब्यूल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और क्लिनिकली साइलेंट होते हैं। उसके बाद लिम्फोमा आता है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है टेस्टिकुलर मास की मेल्स के अंदर, 60 साल से ज़्यादा उम्र के मेल्स के अंदर। ज़्यादातर ये बायलैटरल होते हैं और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है। ठीक है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल टाइप होती है जो कि आपकी दोनों टेस्टिस को अफेक्ट करती है। मोस्ट कॉमन कॉज है जब 60 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स के अंदर अगर आपको टेस्टिकुलर मास मिल रहा है, और ज़्यादातर ये बायलैटरल होता है। उसके बाद आते हैं प्रोस्टेट। अब जो प्रोस्टेट है ना, ये आपका ग्लैंड होता है मेल्स के अंदर। ठीक है, ये स्मॉल राउंड ऑर्गन होता है जो कि आपकी बेस ऑफ द ब्लैडर के ऊपर होता है और आपकी यूरिथ्रा को एनसर्कल कर रहा होता है। ठीक है, ये बेस ऑफ ब्लैडर के ऊपर और आपकी यूरिथ्रा को एनसर्कल कर रहा होता है जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये एंटीरियर टू रेक्टम होगा। ठीक है, और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोस्टेट होता है वो पैल्पेबल होता है जब आप DRE करते हो, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हमें प्रोस्टेट का जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो हमें पैल्पेबल होती है। इसमें हमें ग्लैंड्स भी मिलते हैं और स्ट्रोमा भी मिलते हैं, जस्ट लाइक द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी जो इनर लेयर होती है वो ल्यूमिनर सेल्स होते हैं और जो आउटर लेयर होती है वो बेसल सेल्स होते हैं। ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड को, जिससे स्पर्म्स बाद में उसमें ऐड हो जाते हैं, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड ऐड हो जाता है ताकि सीमन बन जाए। ठीक है, अब जो आपका जो मिल्की अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड होगा ना, ठीक है, वो आपका प्रोस्टेट से बनता है। उसके बाद उसमें स्पर्म्स और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड जब ऐड हो जाता है तो फिर आपका सीमन बन जाता है। जो ग्लैंड और स्ट्रोमा होते हैं ये बेसिकली एंड्रोजन से मेंटेन्ड होते हैं। अब इसकी सबसे पहले आती है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। अब जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है इसमें आपकी एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की बैक्टीरियाज की वजह से, जिसमें आपका क्लाइमेडिया ट्रिकोमेटिस आता है, निजेरिया गोनोरिया आता है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है यंग अडल्ट के अंदर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की। ठीक है, क्लाइमेडिया ट्रिकोमेटिस एंड निजेरिया गोनोरिया। स्क्रीशिया कोलाई और सुडोमोनास करा सकते हैं ओल्डर अडल्ट के अंदर UTI की वजह से। स्क्रीशिया कोलाई सुडोमोनास करा सकता है, यंग के अंदर क्लाइमेडिया ट्रिकोमेटिस और निजेरिया गोनोरिया कराता है। इसमें आपको बुखार हो जाता है, ठीक है, साथ सर्दी लगती है और पेनफुल यूरिनेशन होती है। प्रोस्टेट जो है ना वो टेंडर हो जाता है और बॉगी हो जाता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे, और जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर हमें WBCs नजर आते हैं, और जब हम कल्चर कराते हैं तो हमें बैक्टीरिया नजर आता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है आपकी प्रोस्टेट की, उसको डिस्यूरिया होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी, साथ पैल्विस में पेन होता है, कमर लोअर बैक एक होगा, WBCs आपके ज़्यादा हो जाते हैं और कल्चर्स आपके ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में। उसके बाद आते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है जिसमें आपकी स्ट्रोमा और ग्लैंड दोनों का ही हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ये एज रिलेटेड चेंज होता है जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों के अंदर नजर आता है और इसमें कैंसर के चांसेस नहीं होते हैं। या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के साथ ये रिलेटेड होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज से स्ट्रोमल सेल के अंदर। ठीक है, जो स्ट्रोमा होता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसके अंदर आप जो डाईथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन अल्फा रिडक्टेज एंजाइम से। अब जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज से स्ट्रोमल सेल्स के अंदर। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है जो स्ट्रोमा के अंदर होते हैं और जो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है ना, बेसिकली वो आपके एक हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स बना देता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, क्योंकि जो आपके स्ट्रोमा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसके अंदर आपकी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होती है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्ट्रोमल सेल्स के भी एक्ट करता है और एपिथेलियल सेल्स को भी एक्ट करते हैं, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स पर, स्ट्रोमल सेल्स पर, और बाद में हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स बना देते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं कि प्रॉब्लम स्टार्ट किस तरह से होता है कि आपको यूरिन स्टार्ट करने में और यूरिन को फिर स्टॉप करने में प्रॉब्लम होता है। पहले तो आपसे यूरिनेशन स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद आपसे यूरिन स्टॉप नहीं होता है, आपकी इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पिटिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपको UTI का चांसेस हो जाता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाती है, ड्रिबलिंग होना स्टार्ट हो जाती है यूरिन की, और हाइपरट्रॉफी हो जाती है ब्लैडर की वॉल की, ब्लैडर वॉल स्मूल मसल्स की, और इंक्रीज रिस्क होता है ब्लैडर डायवर्टिकुला का। ठीक है, अब जब जाहिर सी बात है जब ड्रिबलिंग होगी, यूरिन बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो आपको जो ब्लैडर के जो वॉल के स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और ब्लैडर के डायवर्टिकुला बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया हो सकता है कि जो आपको ग्रॉसली नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप उसकी एग्जामिनेशन कराओगे तो फिर आपको नजर आता है। जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है वो स्लाइटली एलिवेट करता है, 10 नैनोग्राम पर ml से भी कम होगा। ठीक है, 10 नैनोग्राम पर ml से कम होता है
बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में, क्योंकि आपके ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं इसलिए आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आपका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है ना वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है और लिक्विफाई करता है आपके सीमेन को। अगर बीपीएच के अंदर आपको जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है वो 10 नैनोग्राम पर ml से कम होता है। ट्रीटमेंट में हम अल्फा-1 एंटागनिस्ट देते हैं जिसमें ट्राजोसिन होती है जो कि आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है और आपके रिलैक्स करती है वास्कुलर स्मूथ मसल्स को, ताकि आपके प्रेशर को लो कर सके, ब्लड प्रेशर को लो करती है। और साथ ही आपके अल्फा-1 एंटागनिस्ट जो टैमसिलोसिन जो होती है ना वो नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल्स के अंदर हम देते हैं ताकि हम अल्फा-1 बीटा इफेक्ट्स को ब्लड वेसल्स के ऊपर अवॉइड कर सकें। ठीक हो गया। जो अल्फा-1 एंटागनिस्ट होती है ना ट्राजोसिन, वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। अल्फा-1 एंटागनिस्ट ट्राजोसिन हम देते हैं बीपीएच वाले पेशेंट्स के अंदर, या 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है। अब जो ट्राजोसिन होती है ना वो आपके वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है और आपके ब्लड प्रेशर को लो करती है। अब जो अल्फा-1 एंटागनिस्ट में जो टैमसिलोसिन होती है ना, ठीक है, ये नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल्स के अंदर देते हैं ताकि हम जो अवॉइड कर सकें आपके अल्फा-1 बी इफेक्ट्स को ब्लड वेसल्स के ऊपर। टैमसिलोसिन फिर हम देते हैं जो जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है उनको टैमसिलोसिन देते हैं, और वैसे हम ट्राजोसिन देते हैं जो कि अल्फा-1 एंटागनिस्ट होती है जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं। 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स इसलिए देते हैं क्योंकि जो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम थी वही आपके टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट करी थी। ये ब्लॉक कर देती है कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर। इसको मंथ्स लगते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, और ये लेकिन आपके इसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए भी यूज़ करते हैं 5-अल्फा रिडक्टेज को, और इसके साइड इफेक्ट्स में आपको गायनेकोमैस्टिया डेवलप हो जाता है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। ठीक है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है, और गायनेकोमैस्टिया हो जाएगा, जो साइड इफेक्ट्स में आते हैं आपके 5-अल्फा रिडक्टेज के इनहिबिटर्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है। एडिनो मीन्स ग्लैंड, कार्सिनोमा मीन्स मैलिग्नेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपकी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है प्रोस्टेटिक ग्लैंड की। मोस्ट कॉमन कैंसर है मेन के अंदर, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड डेथ है। रिस्क फैक्टर्स में आपकी एज आती है, रेस आती है, ये अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉकेशियंस के अंदर, देन एशियंस में। डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स लोगे तो उसकी वजह से आपका प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है। अगर आप सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा लोगे, अगर डाइट में अगर आपने सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा लिए हैं तो उसकी वजह से आपको प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो जाता है। जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होते हैं ये अक्सर क्लिनिकली साइलेंट होती हैं, पहले पेरिफेरली अराइज करते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द प्रोस्टेट के अंदर, इसलिए ये आपकी यूरिनरी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। जब पेरिफेरल पार्ट में अराइज करेंगे ना तो पोस्टीरियर रीजन ऑफ द प्रोस्टेट के अंदर अराइज करते हैं, तो आपकी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको इसका पता नहीं चलता है, क्लिनिकली साइलेंट होता है स्टार्ट में। स्क्रीनिंग आपको 50 साल के ऊपर पे स्टार्ट कर देनी चाहिए डिजिटल एग्जामिनेशन से या फिर पीएसए करा के। नॉर्मल सीएम पीएसए लेवल जो है वो एज के साथ साथ इंक्रीज कर जाता है ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से। 2.5 नैनोग्राम पर ml 40 से 50 साल की उम्र के लिए, और 7.5 नैनोग्राम पर ml होता है 70 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक के लोगों के अंदर। ठीक है। अगर 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज का मैन है तो उसका जो प्रोस्टेट पीएसए के लेवल जो है वो 2.5 नैनोग्राम पर ml तक होने चाहिए। ठीक है। और अगर 70 से 80 ईयर्स का मैन है तो उसका जो 7.5 नैनोग्राम पर अगर ml है तो ये नॉर्मल है। अगर आपका 10 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, किसी भी एज के ऊपर, तो वो रिस्क होता है, इसका मतलब है कि आपको कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। और अगर आपकी डिक्रीज परसेंटेज फ्री पीएसए सजेस्टिव ऑफ कैंसर, अगर आपकी जो आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन था अगर उसकी फ्री परसेंटेज कम हो गई है तो इसका मतलब है कि कैंसर डेवलप हो गया है, क्योंकि कैंसर जो है ना वो बाउंड कर देता है आपके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को। प्रोस्टेटिक बायोप्सी फिर आपने करनी होती है कैंसर को कंफर्म करने के लिए। शोज द स्मॉल इन्वेसिव ग्लैंड्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, हमें इसके ऊपर इन्वेसिव ग्लैंड्स नजर आते हैं, न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट हो जाता है, ग्लीजन ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिससे हम बेस ऑन इसके आर्किटेक्चर के ऊपर, जो न्यूक्लियर टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं बल्कि आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करते हैं, ग्लीजन ग्रेडिंग सिस्टम जिससे हम इसे ग्रेड करते हैं। मल्टीपल रीजन्स ट्यूमर्स के हम असेस करते हैं क्योंकि आर्किटेक्चर वेरी करता है एरिया से एरिया के ऊपर। ठीक है। आपने बहुत सारे रीजन्स को असेस करना होता है। जो स्कोर 1 to 5 होता है 2 डिस्टिंक्ट एरियाज के लिए हम देते हैं। ठीक है। एंड देन ऐड टू प्रोड्यूस अ फाइनल स्कोर, फिर इसके अंदर ऐड हम करते हैं 2 से लेकर 10 तक के दरम्यान में ताकि हम फाइनल स्कोर को ऐड प्रोड्यूस कर सकें। जो हाई स्कोर होते हैं उनकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है ना ये आपकी लंबर स्पाइन के अंदर स्प्रेड कर जाता है या पेल्विस में इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जिसकी वजह से इसकी ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस होती है, इनको लोअर बैक एक होता है और उनका जो सीरम अल्कलाइन ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, और प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज पैप के लेवल भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। जब इसका ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेटिक स्प्रेड हो जाता है तो लोअर बैक एक होता है उनको बहुत ज़्यादा,
सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाती है, पीएसए के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोस्टेटेक्टमी हम करते हैं लोकलाइज डिजीज़ के लिए। अगर तो एडवांस डिजीज़ है तो फिर हम हार्मोन सप्रेशन करते हैं, जिससे हम टेस्टोस्टेरोन को और ड्राई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। जो कॉन्टिन्यूस GnRH एनालॉग्स होते हैं, जिसमें ल्यूप्रोलाइड आता है, वो शट डाउन कर देता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन्स को, जिसमें LH और FSH आपके रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूटामाइड आपकी कंपिटेटिव इनहिबिटर होती है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, GnRH एनालॉग्स हम देते हैं हार्मोन सप्रेशन के लिए। इसमें ल्यूप्रोलाइड होती है जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोप्स को, FSH और LH को शट डाउन कर देती है। और जो फ्लूटामाइड होती है वो कंपिटेटिव इनहिबिटर होती है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के लिए।